नागेश जी, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आज आप लगातार देख रहे हैं कि जो शिंदे ग्रुप की सेना है वो लगातार कह रहे हैं इनको लाने की क्या जरूरत थी, अब हमें एक रोटी मिलनी थी, अब जिसको आधी मिलनी थी उसको चौथाई मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, बाखरी बोल रहे हैं वो सब। मैं इस पे थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि इनके आ जाने से जो भी इनका चल रहा था शिवसेना, शिंदे ग्रुप और बीजेपी का, वो डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है? नागेश जी। बिल्कुल, आपने जो कहा कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, और शिंदे गुट जो है अभी वो डिस्टर्ब है, क्योंकि अजित पवार जाने से उनको लगता है कि उनका महत्व कम हो रहा है। और बीजेपी का भी एक ख्याल है कि केवल शिंदे गुट अपने साथ रहने से उनकी जो लोगों के दिमाग में जो भावना है कि ये उन्होंने गद्दारी की है, तो उनके प्रति लोगों की भावना अच्छी नहीं है। इसलिए शिंदे गुट पर निर्भर नहीं रहना चाहते बीजेपी वाले, तो इसलिए उन्होंने अजित पवार इनको साथ में लिया है। तो अजित पवार आने से उनको लगता है कि दोनों को मिलाकर उनकी अच्छी खासी बढ़त मिलेगी, बीजेपी को साथ होगा। अब मुझे लगता है कि अजित पवार जाने से भी बहुत, क्योंकि जिस तरह शिंदे गुट के बारे में, शिंदे के बारे में लोगों की भावना है, अब अजित पवार के बारे में भी वही भावना हो जाए। और शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे है, उनके बारे में लोगों में अच्छी भावना है कि इन्होंने त्याग किया है, इन पर अन्याय हुआ है और ये फूटे नहीं है। भ्रष्टाचार के लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जिनको अजित पवार को या सुप्रिया सुले को मोदी जी ने बोला था कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग हैं, तो जिनको भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का आप ले लेते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ काम नहीं है। भ्रष्टाचार लोगों आप लेते हैं, खुद भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी का जो कहना है कि उनको कैसा भी करके लोग अपना जो 24 का ख्याल है उनके दिमाग में कि 24 की योजना करनी है, तो किसी को भी लो मगर हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए, ऐसी मोदी जी की बीजेपी की चाल है, ऐसा मुझे लगता है। और अजित पवार और शरद पवार में फर्क यह है कि दोनों को आइडियोलॉजी में फर्क है। शरद पवार वर्साटाइल पर्सनैलिटी है, वो सब साहित्यिक लोग हो या खेल कूद वाले लोग हो या एडिटर्स हो, सबको ख्याल में रख के सबका कांटेक्ट करते हैं। मगर अजित पवार एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखता, नहीं कोई सोशल कॉज में या इसमें सामाजिक प्रश्न पर कुछ बोलते नहीं। मगर शरद पवार का जो बैकग्राउंड है वो सत्यशोधक समाज जो महात्मा फुले ने स्थापन की थी 1873 में, उनकी मदर जो है तो उनके फादर जो सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए। ये जो बैकग्राउंड है ये शरद पवार देखते हैं, उनका मालूम है, इसलिए वो कभी बीजेपी को उन्होंने यूज किया है मगर बीजेपी के साथ गए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए शरद पवार का और अजित पवार का जो फर्क है वो हमने ख्याल में रखना चाहिए। दो पर्सन अलग अलग है, और इसलिए उन्होंने बीजेपी के विरोध में जो एमयूए बनाया है। तो इसका मतलब है कि शरद पवार और इसमें क्या होगा हमको जानता नहीं, कि कॉन्स्पिरेसी होगी, दोनों मिले हुए हैं। मगर ऊपर से ये दिखता है, और उनका जो बर्ताव है कि बीजेपी के साथ नहीं जाना, और अब ये जो कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी है, शरद पवार, इनके बारे में लोगों में अच्छी भावना है। बीजेपी या शिंदे गुट या अभी अजित पवार के बारे में अच्छी भावना नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक लाइन में ही सिर्फ आप लोग अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देंगे। नागेश साहब, सिर्फ एक चीज समझनी है आपसे, ये सारा जो कुछ हुआ इससे नेट गेन वोट के टर्म्स में बीजेपी का है कि विपक्ष का है? नेट गेन आपके अंदाज से, इन वेरी ब्रीफली, क्योंकि मैं समय मेरा समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि नेट गेन बीजेपी का नहीं होगा। इसमें जो गेन होगा वो एमयूए का होगा, महाविकास आघाड़ी का होगा। और इसलिए बीजेपी को खतरा है कि ये सब करने के बावजूद बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगता है।